वालेकुम एवरीवन। एज़ यू नो हम ब्लॉक 10 पैथो में मेडिसन से इंटीग्रेटेड पैथो के टॉपिक्स कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, इसको भी हम डेविडसन से पढ़ेंगे और इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। डायग्नोस करना है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रिस्क फैक्टर्स। फिर हमने रोल पढ़ना है एच पाइलोरी का, फिर हमने इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट प्लान देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर है क्या। व्हाट इज़ अल्सर? अल्सर इज़ अ म्यूकोजल ब्रेक दैट एक्सटेंड्स थ्रू मस्कुलरिस म्यूकोजा। हमें पता है कि नॉर्मली हिस्टोलॉजिकल कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, म्यूकोजा, उसके बाद होता है सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर और सीरोजा। ठीक है, म्यूकोजा में क्या होता है? एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस लेयर होती है। तो जब कोई अल्सर बनेगा ना, वो इस म्यूकोजा को भी इन्वेट करेगा, सब म्यूकोजा को भी। इसमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इसमें ब्लड, वैसे लेमिना प्रोप्रिया में भी कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन यहाँ थिन ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत थिक ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये जब कोई इरोजन होगी ना म्यूकोजा में, म्यूकोजा ब्रेक हुआ, फिर सब म्यूकोजा भी ब्रेक हुआ और वो मस्कुलरिस तक पहुँच गई ना, तो उसको फिर हम अल्सर बोलेंगे। ठीक है, अगर तो ये अल्सर, ये ब्रेक जो है म्यूकोजा में हो रहा है स्टमक में, तो इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और अगर ये ड्यूडेनम में हो रहा है तो हम इसको ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर इज़ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ना, सबसे इसकी कॉमन लोकेशन है, और स्टमक में भी इक्वली ही कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ हो सकता है? एसोफेगस में भी हो सकता है, लोअर एसोफेगस में, क्योंकि वहाँ पर अक्सर गर्ड वगैरह में एसिड रिफ्लक्स होता है ना, तो वहाँ पे अल्सर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये जेजुनम में भी हो सकता है और आइलियम में भी हो सकता है, एडजेसेंट टू मेकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अल्सर के कितने टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, अब मस्कुलरिस तो इन दोनों में इन्वेट होगा, जाहिर है अल्सर है तो मस्कुलरिस तो इन्वेट होगा ही होगा, लेकिन एक्यूट में फाइब्रोसिस नहीं होगी, क्रोनिक में फाइब्रोसिस होगी। हमें पता है कि जब अल्सर इन्वेट करता है ना मस्कुलरिस लेयर को, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल स्टमक की एक लेयर थी और यहाँ पर इतनी इरोजन हो गई है, अब वो ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल इरोड हुआ है ना, वहाँ पर रीजनरेशन के दौरान दोबारा होती है। ठीक है, वहाँ पे फाइबर्स आते हैं और एक स्कार बन जाता है, दोबारा वहाँ पर मसल नहीं आते। ठीक है, तो वहाँ पे हार्डनिंग हो जाती है उतने एरिया की। तो अगर वो क्रोनिक है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस प्रेजेंट होगी, अगर एक्यूट है तो कोई फाइब्रोसिस नहीं होगी। ठीक है, फिर हम ड्यूडेनल अल्सर की मेल टू फीमेल रेशो देख लेते हैं। तो ये है 5:1 to 2:1, और गैस्ट्रिक अल्सर की रेशो है 2:1 और लेस। ठीक है, मेल टू फीमेल रेशो है ये भी। फिर हम देख लेते हैं कि क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स और क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर्स के कुछ फीचर्स हैं दोनों के, वो हम देख लेते हैं। क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर जो है ना, वो सिंगल होगा। जब भी अगर क्रोनिक कंडीशन है तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही अल्सर मिलेगा, एंड मोर देन 90% ऑफ दिस अल्सर इज लोकेटेड ऑन लेसर कर्वेचर। ठीक है, ज़्यादातर ये अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो कहाँ पर होगा? लेसर कर्वेचर में, या एंट्रम में, या एट द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड एंट्रम। हमें पता है ये दिस इज स्टमक, ये इसकी बॉडी है, ये लेसर कर्वेचर है और ये एंट्रल एरिया है। तो मोर देन 90% अल्सर्स कहाँ पे होते हैं? लेसर कर्वेचर पे या एंट्रम में। ठीक है, इसके बाद ड्यूडेनल अल्सर्स कहाँ पर होते हैं? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होते हैं, और वो भी एंटीरियर वॉल पे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, 50% इसमें से एंटीरियर वॉल पे होते हैं, और कुछ लोगों में गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर को एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, कुछ में सिर्फ गैस्ट्रिक अल्सर, सिंगल अल्सर, मोर देन 90% लोकेटेड ऑन लेसर कर्वेचर। ड्यूडेनल अल्सर कहाँ पे होंगे? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और वो भी एंटीरियर वॉल को अफेक्ट करेंगे, एंड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स कैन को एग्जिस्ट। फिर हम कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें पता है गैस्ट्राइटिस हो गई, पहले इन्फ्लेमेशन होगी स्टमक की, और फिर वो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकोजा वीक हो जाएगा, फिर HCl जो है स्टमक में वो आसानी से इसको ब्रेक करेगा और आगे मस्कुलरिस लेयर तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से अल्सर हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम तो गैस्ट्राइटिस ही ना। हम कॉजेज़ ऑफ गैस्ट्राइटिस पढ़ते हैं कि गैस्ट्राइटिस होता किस वजह से है। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक म्यूकोजा। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के कौन कौन से कॉजेज हैं? एस्पिरिन और एनसिड्स। ठीक है, इसके अलावा एच पाइलोरी का जो इनिशियल इन्फेक्शन है ना, उससे भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। अल्कोहल की वजह से भी होता है। अल्कोहल तो डायरेक्टली इरिटेट करता है जाके म्यूकोजा के लेयर को, और स्मोकिंग जो है वो भी अल्सर्स, एक तो अल्सर्स की हीलिंग को डिले करता है, और दूसरा ये HCl एसिड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, आयरन प्रेपरेशंस, ये भी म्यूकोजा को इरोड करती हैं। सुअर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया, किसी में बर्न्स हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, या मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है, तो उसकी वजह से स्प्लैंक्निक वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। तो स्प्लैंक्निक वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो जाहिर है एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, स्टमक के एपिथेलियल सेल्स को, तो वहाँ पर डिजनरेशन और एट्रोफी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाइल रिफ्लक्स हो रहा है एसिड में, तो उसकी वजह से भी म्यूकोजा डैमेज होगा। अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है एक्यूट। ये सारे हमने पढ़ लिया एक्यूट के कॉजेज। अब हम पढ़ते हैं क्रोनिक, नॉन स्पेसिफिक और क्रोनिक स्पेसिफिक। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं इसको नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक कहते हैं किस वजह से हैं, तो दोनों क्रोनिक। फिर ये क्या बात हुई कि ये नॉन स्पेसिफिक इसको कह रहे हैं, इसको स्पेसिफिक। ठीक है, तो जब हम बायोप्सी का सैंपल लेते हैं ना इनमें, और उसको हिस्टोलॉजिकली एग्जामिन करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि दैट आर स्पेसिफिक फॉर अ सर्टेन डिजीज़। ठीक है,
अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लें एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर टाइफाइड है, मलेरिया है और डेंगू है, इन तीनों में होगा तो फीवर ही ना, ठीक है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये टाइफाइड है? तो इसकी एक रफ एग्जांपल ये है कि डेंगू में हमें पता है रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है, तो इससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये डेंगू है। इसी तरह जब हम इनमें बायोप्सी का सैंपल लेंगे और उसको हिस्टोलॉजिकली एग्जामिन करेंगे ना, तो हिस्टोलॉजिस्ट जो होगा, पैथोलॉजिस्ट, वो सैंपल को देखने के बाद कहे कि मुझे इसमें ये फीचर्स मिले हैं एंड दीज आर स्पेसिफिक फॉर दिस डिजीज़, ठीक है। अब जैसे CMV है, इसमें अगर हम लोग बायोप्सी का सैंपल लें और उसको हम एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप में, तो हमें आउल्स आई अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है, इंक्लूजन्स मिलेंगे, दिस इज स्पेसिफिक फॉर CMV। TB में हमें कैजिएटिंग ग्रैनुलोमाज मिलेंगे, दीज आर स्पेसिफिक फॉर TB। हो गया। तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हम इसको इस बेस पे कह रहे हैं कि स्पेसिफिक में हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे दैट आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़, और हम उस बेसिस पे कह सकेंगे कि ये जो इस पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हुआ है ना, ये इस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, इस ऑर्गेनिज्म की वजह से। जैसे TB में हमें कैजिएटिंग ग्रैनुलोमाज मिलेंगे, CMV में हमें आउल्स आई इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेंगी, सार्कोइडोसिस में भी हमें ग्रैनुलोमाज मिल सकते हैं, और में और आ जाते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ और इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक में हमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन मिलेगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के अलावा हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लाइक न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, और जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर्स हैं ना वो सारे प्रेजेंट होंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं होगा। जैसे कोई ऐसे स्पेसिफिक फीचर मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि H. पाइलोरी इन्फेक्शन है, नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं मिलता, बस इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के ही हमें साइंस मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का पेशेंट क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर एक क्रोनिक डिजीज़ है, इट इज़ करेक्टराइज बाई पीरियड्स ऑफ रिलैप्स एंड रिमिशन, ठीक है। टिपिकल सिम्टम्स इसमें क्या क्या होते हैं? बर्निंग पेन दैट इज़ एपिसोडिक एंड रिकरेंट, ठीक है। एपिसोडिक पेन होगा, जैसे पेशेंट कहेगा, सुबह कहेगा मेरे पेट में बहुत दर्द है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन, शाम को कहेगा मुझे पेन नहीं है। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, उसको दोबारा से दर्द आ गया, वो भी इसी तरह दोबारा से होगा कि सुबह हो रहा है, दोपहर को नहीं हो रहा, शाम को फिर से हो रहा है। एंड इट इज़ लोकलाइज टू एपिगैस्ट्रियम एंड इट इज़ रिलेटेड टू फूड, ठीक है। खाना खाने से बढ़ता है या कम होता है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इस पेन का रिलेशन है कुछ फूड से। बर्निंग पेन है, एपिसोडिक एंड रिकरेंट, लोकलाइज टू एपिगैस्ट्रियम एंड रिलेशनशिप टू फूड। ये इसके 3 क्लासिकल फीचर्स हैं, क्लासिक फीचर्स हैं किसके? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के, गैस्ट्राइटिस के। तो इसमें अगर पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर हुआ है ना, हमने पाया है पेप्टिक अल्सर 2 तरह के हैं, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। अगर ड्यूडेनल अल्सर है ना, तो उसमें उसको पेन होगा 2 to 5 आवर्स आफ्टर मील, में वेक पेशेंट एट नाइट, रिलीव बाय फूड और एंटासिड्स, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि 2 to 5 आवर्स में ना उसका खाना वहाँ से गुजर चुका होता है, वहाँ पर जो एसिड सेक्रेशन हो रही है ना वो डायरेक्टली अल्सर को इरिटेट कर रही है, इस वजह से उसको पेन होगा। जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा वो एसिड थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होगा, उसका पेन कम हो जाएगा, और जैसे ही 2 से 5 घंटे गुजरेंगे खाने को, खाना वहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट अब वहाँ पर एसिड अल्सर के इरिटेट कर रहा है, तो फिर से पेशेंट को पेन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, वो एंटासिड लेगा तो पेन रिलीव हो जाएगा। और गैस्ट्रिक अल्सर में इसके ऑपोजिट है, पेन वर्सन सून आफ्टर मील्स, क्योंकि जैसे वो खाना खाएगा उसमें गैस्ट्रिन इंक्रीज़ होगा, वो आगे HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएगा, तो HCl ज़्यादा होगा स्टमक में, वो अल्सर को इरिटेट करेगा और पेशेंट को इमीडिएटली आफ्टर मील पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनको इस तरह भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर खाने के 2 से 5 घंटे के बाद दर्द हो रहा है तो ड्यूडेनल अल्सर है, और अगर इमीडिएटली आफ्टर मील हो रहा है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर है। क्योंकि उसको खाना खाने से इसके सिम्टम्स में वर्सन होती हैं, उसको ज़्यादा दर्द होता है, तो पेशेंट इस डर से ना खाना ही नहीं खाता, इसलिए इन पेशेंट में वेट लॉस कॉमन होता है। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक, हाँ, वोमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट में, ये ओकेजनल वोमिटिंग होती है, लेकिन अगर परसिस्टेंट डेली वोमिटिंग के साथ पेशेंट आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। यानी खाना वो खाता है, फर्स्ट मील वो उसका स्टमक में ही है, उसके बाद उसने सेकंड मील लिया ना, तो उसका स्टमक ओवरफिल हो गया, उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, और अगर ये डेली बेसिस पे हो रही है तो दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो हो गए उसके स्पेसिफिक फीचर। कुछ पेशेंट जो है ना वो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स के साथ भी आते हैं, जिसमें पेशेंट को ना माइल्ड पेन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने पढ़ा ना कि उसको बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, रिकरेंट होगा, ज़्यादातर पेशेंट पेन के साथ आएंगे इनमें अगर उसको स्पेसिफिक फीचर्स है, लेकिन अगर अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट एलो है पैथोजेनेसिस ऑफ H. पाइलोरी। थोड़ा सा H. पाइलोरी के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। इट्स अ ग्राम नेगेटिव स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। इसके विरुलेंस फैक्टर्स में क्या क्या आता है? इसके पास मल्टीपल फ्लैजेला है, यूरिएज इंजाइम है, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए, टाइप 4 सेक्रेशन सिस्टम, ब्लड ग्रुप एंटीजन बाइंडिंग एडहेशन ए, और इसके पास आउटर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन ए, ठीक है। ये सारे इसके विरुलेंस फैक्टर्स हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह डिजीज़ कॉज करता है, इसकी पूरी पैथोजेनेसिस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोलोनाइजेशन ऑफ स्टमक, H. पाइलोरी स्टमक को कोलोनाइज करता है, ये इट रिच स्टमक। फिर ये अपने जिसके पास मल्टीपल फ्लैजेला है ना, उनके थ्रू ये पेनिट्रेट करता है
म्यूकस को और एपिथेलियल सरफेस तक पहुंचता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो है ना म्यूकस पे जाके कोलोनाइज नहीं करता, क्योंकि म्यूकस इज इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद स्टमक एसिड। तो एच पाइलोरी इतने एसिड को बियर नहीं कर सकता, इसलिए ना ये स्टमक को म्यूकोजा को पेनिट्रेट करता है और अंदर जाके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उनके दरमियान जाके ये कोलोनाइज करता है, क्योंकि वहाँ पे एसिड कम होता है तो इसलिए ये वहाँ पर जाता है। ठीक है, एक तो ये फ्लैजेला के थ्रू पेनिट्रेट करता है म्यूकस लेयर को और एपिथेलियल सरफेस तक पहुँचता है। दूसरा, एक तो एसिड से बचने का इसका ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा इसका मैकेनिज्म है कि इसके पास यूरिएज एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये यूरिया को स्प्लिट करता है और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अमोनिया क्या करता है कि एच पाइलोरी के गिरना एक ऐसे क्लाउड बना देता है, प्रोटेक्टिव क्लाउड, जिसके थ्रू एच पाइलोरी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत एसिड है भी सही तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ पे आराम से ग्रो करेगा एपिथेलियल लेयर में। ठीक है, समझ आ गया। ये गैस्ट्रिक एपिथेलियल, सिर्फ गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पर ये ग्रो करता है, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पे। वो क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पर ना इसके लिए एच पाइलोरी के लिए एंटीजन है। एच पाइलोरी के पास ये जो बैब ए जीन है ना उसके लिए एंटीजन है, लेविस बी एंटीजन है उस एंटीजन का नाम, जो कि एपिथेलियल सरफेस पे, एपिथेलियल सरफेस इसके ऊपर लेविस बी एंटीजन और एच पाइलोरी के पास बैब ए प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन के लिए यहाँ पर सिर्फ गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पर एंटीजन है, ये वहाँ जाकर इन एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ पर कोलोनाइज करता है। ठीक है, समझ आ गया कि क्यों सिर्फ ये गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पे ग्रो करता है, क्योंकि एंटीजन ही इसके पास है गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स के पास, ये कहीं गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स के अलावा किसी और सेल्स पे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया कि ये स्टमक में एंटर करता है, फ्लैजेला के थ्रू म्यूकस को पेनिट्रेट करता है, एपिथेलियल सेल्स तक पहुँचता है, वहाँ जाकर यूरिएज की हेल्प से ये यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया इसके गिर्द एक अल्कलाइन क्लाउड बना देता है जो कि एच पाइलोरी को एसिड से बचाता है। उसके बाद ये अपने बैब ए प्रोटीन के हेल्प से लेविस बी एंटीजन के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, दिस लेविस बी एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, ये बाइंड हो गया, अभी यहाँ से उतर नहीं सकता। अब इसके पास है टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम। इसमें इसके हेल्प से क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है अपने साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए को एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, इसके पास टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम है जिसकी हेल्प से ये साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन को एपिथेलियल सेल्स में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके ऊपर यहाँ पर लेविस बी एंटीजन था जिसके हेल्प से यहाँ पर बैब ए जीन की हेल्प से एच पाइलोरी यहाँ पर आके अटैच हो गया। अब एच पाइलोरी क्या करेगा, अपने टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम को इसके अंदर इंजेक्ट करेगा और ये टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम CAGA जीन को एपिथेलियल सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर देगा। अब ये जीन्स क्या करेंगे, ये सेल सिग्नलिंग को अल्टर करेंगे, इंटरल्यूकिन 8 की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, इससे इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और वहाँ पे एपोप्टोसिस करवा देंगे सेल्स की। ठीक है, इन एपिथेलियल सेल्स की एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ये कि कुछ स्ट्रेन्स में ये प्लेटिंग साइटोटॉक्सिन ए भी इंजेक्ट करता है। ये क्या है, ये एक पोर फॉर्मिंग प्रोटीन है, चला जाएगा ना एपिथेलियल सेल्स में तो वहाँ पर जाके सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि ये पोर बनाता है ना, तो मेम्ब्रेन में पोर बनाएगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे बाहर चले जाएंगे, सेल्स के पास कोई उनकी न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह बचेंगे नहीं, सेल की एपोप्टोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी और ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस करेगा। ठीक है, ये इसके पैथोजेनेसिस का ये मैकेनिज्म है। इसके अलावा इसके पास एक और विरुलेंस फैक्टर है, आउटर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन ए। ये क्या करता है कि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है ना, तो ये होस्ट के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ कर देता है, इसकी वजह से वहाँ पर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि साइटोकाइंस और कीमोकाइंस को रिलीज़ करेगा, होस्ट में रिलीज़ करवाएगा। कीमोकाइंस में क्या क्या आ जाता है, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इन सबको, ये सारे कीमोकाइंस हैं, इनको एक्टिवेट करेगा होस्ट में जाकर। इनकी वजह से न्यूट्रोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन होगी, वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स आएंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, परसिस्टेंट गैस्ट्राइटिस हो जाएगा या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन्फ्लेमेशन करवा दी, इसने एपिथेलियल सेल्स के मेम्ब्रेन में पोर्स बना दिया जिसकी वजह से सेल्स की डेथ हो गई वहाँ पर। और इसने क्या किया, इसने भी एपोप्टोसिस, इन्फ्लेमेशन और सेल सिग्नलिंग को अल्टर कर दिया। और ये जो है ना, ये स्कैग ए पॉजिटिव स्ट्रेन जो है ना एच पाइलोरी की, दीज आर मोस्ट पैथोजेनिक, ये सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करती हैं। ठीक है, अब पेशेंट में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस तो हो गया। अब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या तो उसका होगा ड्यूडेनम में गैस्ट्राइटिस होगा, ठीक है, या तो होगा उसका स्टमक में। अब हम ना इनको पढ़ लेते हैं। अगर ड्यूडेनम में गैस्ट्राइटिस होगा तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, ड्यूडेनल अल्सर्स हो जाएंगे पेशेंट को, और अगर स्टमक में होगा तो दिस विल लीड टू कैंसर। ठीक है, हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। गैस्ट्राइटिस की, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की 2 फेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, कि कहाँ पर गैस्ट्राइटिस से उसका एंड रिजल्ट निकलेगा। अगर ड्यूडेनम में तो अल्सर्स हो जाएंगे, अगर स्टमक में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो कैंसर हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं।